नमस्कार, मैं अविनाश सैनी और आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम कोरोना वॉरियर्स। आज के प्रोग्राम की इस कड़ी में आज हम आपसे मुलाकात करवाना चाहेंगे नरेश शर्मा जी से। नरेश शर्मा प्रवासी बच्चों के लिए स्कूल चलाते हैं, गांधी स्कूल के नाम से। रोहतक के सेक्टर 4 में बिल्कुल सड़क के ऊपर लैंप के नीचे इन्होंने अपने स्कूल की शुरुआत की थी प्रवासी मजदूरों के बच्चों के लिए। उस समय ये अकेले अध्यापक थे, लेकिन ये इनकी मेहनत और इनकी जो ईमानदार जो कोशिशें हैं, उनका प्रयास ये रहा कि आज इनके साथ इनके बहुत सारे स्टूडेंट्स, उनके पेरेंट्स और समाज के बहुत सारे लोग कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ खड़े हैं, शिक्षा के काम में भी और सेवा के काम में भी। पिछले साल जब लॉकडाउन लगा था कोरोना की वजह से, तो गांधी स्कूल के बच्चों ने नरेश शर्मा जी की अगुवाई में बहुत सारा काम किया था और लगातार कई महीनों तक वो जुटे रहे थे लोगों की मदद में। इस साल भी जब महामारी की शुरुआत हुई, सेकंड ये जो लहर चली, तो भी गांधी स्कूल के वॉलंटियर्स लगातार जुट गए और लगातार काम कर रहे हैं। उसके बाद से तीमारदारों की मदद भी कर रहे हैं, उनको दवाइयां भी पहुंचा रहे हैं, और अब जब लॉकडाउन लगा है तो जो राशन की दिक्कतें आ रही हैं उनको भी वो एड्रेस कर रहे हैं। तो आइए नरेश जी से सीधी बात करते हैं और जानते हैं कि किस तरह का काम वो कर रहे हैं और इसकी जरूरत उनको क्यों पड़ी। नरेश जी नमस्कार, स्वागत है आपका। नमस्कार अविनाश जी। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करता हूं आपका कि आपने एक ऐसे महत्वपूर्ण विषय के ऊपर संज्ञान लिया है, जबकि आज पूरी की पूरी आबादी एक खास तरह के संकट से गुजर रही है। उसमें आप जैसे जिम्मेदार जो नागरिक हैं, वो अपनी बखूबी जिम्मेदारी निभाते हुए इस तरीके के प्रयासों में जुटे हुए हैं, जिससे ज्यादा से ज्यादा बिना किसी डर के तमाम जो नागरिक हैं वो इस संकट से जीत पाए। इसके लिए तो मैं आपका गांधी स्कूल की ओर से, हमारे वॉलंटियर्स की ओर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम आपके कि आपने हमें ये मौका दिया। जी नरेश जी, बेसिक काम तो आप लोग कर रहे हैं, हमारा तो हम तो माध्यम बन रहे हैं आपकी बात को, आपके काम को आम जनता तक पहुंचाने का, ताकि और लोग भी इससे मोटिवेट हों और इस समय जो बड़ा संकट है उसको हम सब समाज के लोग मिलके उसका मुकाबला कर सके। तो नरेश जी, आपसे जानना ये चाहेंगे कि किस तरह की मदद इस समय पे आप कर रहे हैं लोगों की। देखिए अविनाश जी, जो पिछली साल और इस साल में हम से सोचते हैं कि एक बहुत बड़ा फर्क है जी। मैं थोड़ा सा पिछले अनुभव और आज के अनुभव से जोड़ के बताऊं तो पिछली बार जिस तरीके से मारामारी मजदूरों में, खासतौर के प्रवासी मजदूरों के बीच में रात को निकल जाना, साइकिलों पर निकल जाना, पैदल ही चले जाना, और सड़कों पर मतलब आप देखते थे कि बड़ी बड़ी लाइनें, उसके मुकाबले में इस साल जब ये दूसरी लहर आई है, इसकी जो फ्रीक्वेंसी है वो तो हमें ज्यादा दिखाई देती है और ये बीमारी का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। लेकिन पिछली बार की तरह वो जो भागा दौड़ी है, खास तौर पे गरीब लोगों में, प्रवासी मजदूरों में, उसकी जो तुलना की जाए तो इस बार कम है। और अब यदि ये देखा जाए तो मजदूर वर्ग के बीच में कोई भी टेस्टिंग और उसकी जो दवाइयों का अभी भी पर्याप्त प्रबंध नहीं है, और चारों ओर एक जो ऐसा माहौल बना हुआ है जिसमें अखबारों में, टीवी पे हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन की कमी है, बेड नहीं मिल रहे हैं, और लोगों को ठीक ठीक से इन तमाम अभावों के बीच में किस तरीके से वो सामना करें इस बीमारी का, इसका मुझे लगता है कहीं ना कहीं अभी कमी है, इसकी उपेक्षा है। एक आम नागरिक अपने जान माल की, अपने जीवन की रक्षा के लिए उसके पास क्या क्या मौजूद है विकल्प, इसको उसको जानने का हक है।
और एक जिम्मेदारी बनती है आज के दौर में राज्य की कि वो अपने तमाम नागरिकों को वो जरूरी जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो उन तक पहुंचाए। मुझे ये लगता है अविनाश जी, इस दौर में पिछले 10 दिन से लगातार काम धंधों के ऊपर बड़ा विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, और उसमें खास तौर पे क्योंकि हम एक ऐसे काम से जुड़े हुए जो सीधे तौर के ऊपर प्रवासी मजदूरों के साथ जुड़ा हुआ है। आपको पता है कि गांधी स्कूल पिछले 15 साल से प्रवासी मजदूरों के 100 से ज्यादा बच्चे हमारे पास नियमित रूप से पढ़ने आते हैं। अब कोरोना के इस दौर में हमने स्कूल की छुट्टियां कर रखी है, लेकिन अब आप देखोगे कि इन बच्चों के माता पिता वो हमें फोन करते हैं, वो रोजाना 3-3, 4-4, 5-5 ऐसे बच्चों की ओर से ये बात आ रही है कि हमारे माँ बाप जो दिहाड़ी मजदूरी पे जाते थे वो पिछले 10 दिन से नहीं जा पा रहे हैं, काम बंद हो गए हैं। एक खास बात ये है कि हमारे गांधी स्कूल में आने वाले बच्चों में ज्यादातर प्रवासी मजदूर, माइनॉरिटी जिसको अल्पसंख्यक कहते हैं, भवन निर्माण के मजदूर, डोमेस्टिक वर्कर जो घरों में झाड़ू पोछे का जो काम करती है महिलाएं, वो विधवा महिलाओं के बच्चे, और रैग पिकर्स जो ये कूड़ा बीनते हैं उनके बच्चे, और जो ये रिक्शा जो सामान ढोते हैं रिक्शा में, कई सीमेंट का है, रेती रोड़ी क्रेशर का है, इस तरह की बच्चे हमारे पास आते हैं। उन्होंने ये बताया कि पिछले साल जिस तरीके से काफी जगह के ऊपर भूखे लोग बैठे रहे और उनको राशन पानी नहीं मिला, ऐसे हालात अब बनते जा रहे हैं। और मैं ये समझता हूँ कि समय रहते सरकार को और प्रशासन को चेतना चाहिए और पर्याप्त प्रबंध किए जाने चाहिए, ताकि प्रवासी मजदूरों के साथ ये जो किसी भी तरह की ऐसी भूख से बीमार होने की नौबत ना आए, ये काम किया जाना चाहिए। हमने अभी पिछले 4 दिन से शहर के जो बेहतरीन संवेदनशील नागरिक हैं, उन्होंने फोन करके ये कहा कि पिछले साल की तरह, क्योंकि गांधी स्कूल ने 25 मार्च से ही पिछले साल शुरू कर दिया था और हमारी आशंका सही निकली, पूरे साल हमने राशन वितरण किया। एक 25 विद्यार्थियों जिनको वॉलंटियर्स के रूप में अपना मास्क लगा के, साइकिल लेके घर घर, क्योंकि हमें पता है हमारा हर घर में परिचय है इनके प्रवासी मजदूरों के घरों में, और पैकेट बना बना के उनके घरों तक दाल, चावल, चीनी, चाय पत्ती, साबुन, इसका हमने प्रबंध किया। और ये स्थिति अब इस साल भी धीरे धीरे पनप रही है। उसमें वो जो तमाम संवेदनशील नागरिक जो हमारे से जुड़े हुए हैं, जो ये चाहते हैं कि गरीब और वंचित और हाशिए पर जो परिवार है उनके बच्चों को भी जो शिक्षा वो मिले और वो एक मुख्य धारा के साथ जुड़े, उनकी चिंता वाजिब है। और मैं अभी आपको बताऊं अविनाश जी, डॉक्टर परवीन मल्होत्रा, डॉक्टर रवि मोहन, डॉक्टर निर्जा अहलावत, डॉक्टर अंजू खोसला, डॉक्टर आर.एस. दहिया, इन ऐसे लोग, अनेक लोगों की मदसूची है जिन्होंने लगातार ये प्रयास किया है फोन करके अपनी पहलकदमी के ऊपर कि आज इस दौर में भले ही हम कितना ही काम कर लें, लेकिन लोगों को भूख से किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। दवाइयां डॉक्टर परवीन मल्होत्रा ने पहुंचाई। डॉक्टर रवि मोहन ने ये कहा कि मैंने कहा डॉक्टर साहब, यदि प्रवासी मजदूर कोई बीमार हो गया वो क्या करेगा? मध्यम वर्ग और जो साधन संपन्न लोग हैं वो तो फिर भी इधर उधर जाके ऑक्सीजन का भी प्रबंध कर लेंगे डॉक्टर साहब, और वो दूसरी वो पे भी कर सकते हैं, लेकिन उनका क्या होगा जो गरीब लोग हैं आज की इस महामारी में? डॉक्टर रवि मोहन ने ये कहा, अरे तुम घबराओ मत। उन्होंने ये कहा कि मेरे दरवाजे खुले हैं, और मैं देखता था डॉक्टर साहब अभी लगातार अपनी ओपीडी चला रहे हैं, ओपीडी के बाद टेलीफोन पे जुटे रहते रात के 11 बजे तक, और ये कहा कि कोई भी गरीब आदमी साधनहीन, दवाई भी मैं दूंगा, इलाज भी मैं। डॉक्टर परवीन मल्होत्रा बेहद संवेदनशील इंसान है।
मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि राशन का उन्होंने जुटाया, मतलब अपने पास से पैसे देके, और साथ ही साथ दवाइयां, जिसको हम पर्चा देख के देखते हैं, क्योंकि मेडिकल प्रिस्क्रिप्शन के आधार पे पैरासीटामोल का है, जिंक का है, इसका विटामिन सी का है, ऐसी दवाइयां अलग अलग लिख के उनके ऊपर, फिर हम जो डॉक्टर जो लिखता है उसके हिसाब से उनको दवाइयां भी देते हैं। अब कई केसेस ऐसे आ रहे हैं कि काम बंद हो गए, मतलब घरों में ये कह दिया, जो मध्यम वर्गीय परिवार है, खासतौर पर सेक्टरों के, सन सिटी के, मॉडल टाउन के, जिनके घरों में घर में झाड़ू पोछा और खाना बनाने वाली जो महिलाएं जाती थी, उनको ये कह दिया कि अब आप बंद कर दो, जिस तरीके से पिछले साल हुआ था कि हमारे संक्रमण का डर है, खतरा है। अब वो तो अविनाश जी आपको पता है कि रोजाना दिहाड़ी करके और शाम को आटा दाल चीनी जुटाने वाले इंसान हैं, व्यक्ति हैं। तो हम तो ये कर रहे हैं कि आज इस मौके के ऊपर दवाई को लेके और राशन को लेके लगातार, अभी हम 4:30 बजे अब चले जाएंगे, हमने लिस्ट बनाते हैं रोजाना 5, क्योंकि हम कोरोना प्रोटोकॉल का पूरा पालन करते हुए मास्क लगा के अपनी साइकिलों पे वो बैग, वो किट रख के, और ये जो सारे विद्यार्थी हम मिलके फिर हम उन घरों में जाते हैं जिन घरों में राशन की दिक्कत है, साथ ही साथ ये देखते हैं कि कोई बीमार तो नहीं है, बीमार है तो फिर उसको दवाइयों का प्रबंध करना, उसके लिए कोई फ्रूट्स वगैरह का प्रबंध करना। ऐसे ऐसे जो विद्यार्थी जिनके माँ बाप भी नहीं है, जिनकी बुजुर्ग जो अपनी नानी के पास रहते हैं, दादा दादी के पास रहते हैं, उनकी स्थिति तो और भी खराब हो जाती है ऐसे माहौल में। तो ये पूरा का पूरा मुझे ये लगता है कि यदि सामाजिक तौर के ऊपर जो ऐसे संवेदनशील नागरिक हैं, आगे बढ़े हुए नागरिक हैं, जो ऐसी संवेदनाओं को समझते हैं, डॉक्टर निर्जय लावत ने ये कहा कि इन पैसों का कोई मतलब प्रयोग नहीं होगा यदि आज हम इस मौके के ऊपर लोगों को नहीं बचा पाते हैं। ऐसे डॉक्टर अंजू खोसला बेहतरीन संवेदनशील डॉक्टर है, उन्होंने कहा कि मैं पिछले साल आई थी और इस साल भी ऐसी हालात होती जा रही हैं, आप ये बताइए कि कितना राशन की क्या जरूरत है, मैं और मेरी दोस्त इस काम में हम जैसे भी आपकी जरूरत है वो जरूरतें हमें बता दीजिए, हम तैयार हैं। अब आप देखिए, हमें तो बड़ा मतलब अच्छा भी लगता है, हम चाहते ये हैं कि ये संकट जल्दी से जल्दी खत्म हो जाए, ताकि किसी को किसी के मतलब ऊपर किसी का मोहताज भी ना रहना पड़े, और अपनी इन खास परिस्थितियों में ये जो गांधी स्कूल के वॉलंटियर्स अपनी जान जोखिम में डाल के, पिछले दिनों से हम ऑक्सीजन पूछते घूम रहे हैं, पिछले दिनों से हम अस्पतालों में कहाँ पर कितनी बेड की उपलब्धता है ये पूछते फिर रहे हैं, प्राइवेट मतलब हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स में जा रहे हैं, हम ये कह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी आपको वैक्सीनेशन जो है वो लगवानी चाहिए, और लोगों में जो धारणाएं हैं वैक्सीनेशन के प्रति उनको समझा के आते हैं। तो ये आपके सामने बहुत बड़े काम हैं, कई काम हैं जो धीरे धीरे मतलब एक बन के पूरी तस्वीर मतलब सामने आएगी, और वो ऐसे समय में अविनाश जी हमें ये लगता है कि लोगों को बचाया जाना बहुत जरूरी है। किसी भी तरीके से आपको मतलब एक सतर से बाहर निकल के आपको उनके पास जाना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा, उनका चूल्हा जलता रहे, उनकी सांसें चलती रहें, है, और ये जो सामाजिक जो अपना एक दायित्व है ऐसी महामारी के दौर में, ये हर मुझे लगता है हर इंसान का एक फर्ज बनता है कि वो निकल के सामने आए। यूं कहते हैं ना कि दूसरे को बचाना, दूसरे के लिए करना, अपने लिए तो सब चिंतित रहते हैं, लेकिन अपने से बाहर जाके भी इस मानवता को बचाने के लिए आगे आना आज के समय की मैं ये समझता हूँ यमुनाश जी सबसे बड़ी जरूरत है। बिल्कुल और खास बिल्कुल तौर पे ये जो मजदूर जो हमारे भाई बहन है, मेहनत कश है, अपेक्षाकृत इनमें अभी कम मतलब ये प्रभाव, लेकिन वो कम होते हुए भी उनके पास कोई साधन नहीं है, और सबसे बड़ी मार है उनके ऊपर अब राशन की। और राशन मैं तो ये समझता हूँ कि अब भी जो प्रशासन है, जिला प्रशासन, उसको समय रहते तमाम जो मजदूर जिनकी दिहाड़ी मजदूरी छूट गई, उनको सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत कुछ राशन जरूर आवंटित करना चाहिए, और उनके लिए
या जिला प्रशासन को ये भी कहना चाहिए कि फला फला जगह रोजाना अखबार में आ जाए कि इस अस्पताल में बेड उपलब्ध है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, और हम ये जो दवाई है, इलाज है, हम आपका ठीक मतलब ना तरह से दवाई उपलब्ध कराएंगे और डॉक्टर उपलब्ध करवाएंगे। और ये एक बड़ा एक दायित्व बनता है, मुझे लगता है जो राज्य का दायित्व होना चाहिए कि लोगों के बीच में वो जो भय है और वो एक अपने को जाने का मतलब जो खतरा है, इससे बड़ी मतलब कोई त्रासदी नहीं हो सकती। जब आप देखेंगे कि बाहर 10 जगह गए और आपको ना बेड मिला, ना कोई ऑक्सीजन का प्रबंध है, एडमिशन के लिए मैं 5 अस्पतालों में गया प्राइवेट, उसमें भी हमारे एक परिचित प्रोफेसर को मतलब वो जरूरत पड़ गई कि कोई ऑक्सीजन का या कोई प्राइवेट जो हॉस्पिटल उनकी क्या स्थिति है, सबका एक जैसा सा ही जवाब था, जी ऑक्सीजन की कमी है, एडमिशन तो नहीं हो पाएगा, वैसे दिखा लो। तो यदि जी नरेश जी, मैं जानना ये चाह रहा हूं कि ऐसी स्थिति में भी आप लोग लोगों के बीच में जा रहे हो, हॉस्पिटल्स में जा रहे हो, मरीजों के पास जा रहे हो, तो क्या अंदर से डर नहीं लगता क्या? अविनाश जी, आपने बहुत ही प्रासंगिक जो सवाल है वो किया है। निश्चित तौर पे बहुत ही ऐसे हालात हैं जिससे डर लगता है घर से बाहर निकलते हुए, और खास तौर पे तमाम सारे जो पॉजिटिव जो परिवार हैं उनके घर में जाके हम ये पूछ के आते हैं कि आपको कहीं किसी चीज की जरूरत है तो बताइए, ऑक्सीजन का लेवल कितना है, टेम्परेचर कितना है, दवाई की जरूरत हो तो हम तैयार हैं, राशन की जरूरत है तो हम तैयार हैं। और उसमें हम अपनी पूरी सावधानी रख के कोशिश करते हैं कि पूरी सावधानी रखी जाए। और बहुत सारे ऐसे हैं कि जो ये कहते हैं कि अरे जान जोखिम में डाल के आप ये काम क्यों कर रहे हो। लेकिन सही बात ये है कि कोई भी काम किसी भी दौर में अविनाश जी, मतलब किसी भी महामारी या किसी भी आपदा में निश्चित तौर पे कुछ तो आपके स्टेक पे लगाना ही पड़ेगा, कुछ तो आपको जोखिम उठाना ही पड़ेगा। बिना आप वो जोखिम उठाए ना तो इस इंसानियत को बचा सकते, ना इस मानव जाति को बचा सकते, ना आप किसी की मदद कर सकते। और जब हम ये काम नहीं कर सकते, जब बचेगा नहीं कोई, तो हम जिएंगे किसके लिए। हमें ये लगता है कि जिस तरीके से आसपास और जो कोरोना की जो भेंट चढ़ गए, उनके घरों में अब जैसे बैठने वाला भी नहीं है, या उनके जो बच्चे हैं, वो जो परिवार के लोग हैं, वो भी डरते हैं कि कोई मतलब बाहर से ना आ जाए, कोई जिसको हम ये कहते हैं गोडा मोड़ना, या मतलब ना उसकी मौत के ऊपर जाके ढाढ़स बंधाना, वो भी नहीं हो पा रहा है। तो ये इतना ऐसा संकट ग्रस्त काल है। लेकिन इस ये रहते हुए भी हमें ये लगता है कि हमने लोगों को पैनिक नहीं होने देना है। जैसे डॉक्टर विमोन तो कई बार कहते हैं पैनिक नहीं होने देना है, बहुत सावधानी रखनी है, हाथ धो के रखना है, मास्क लगा के चलना है। और किसी भी तरीके की कोई दिक्कत आए, शुरू के जो 4-5 दिन है उसमें मतलब अपने डॉक्टर के साथ मतलब वो कंसल्टेंसी और जो टेम्परेचर है वो अपना मापते रहना है। और मैं ये समझता हूँ कि इसके साथ साथ हमने तमाम सारे अपने जो परिजन, अपने जो दोस्त हैं और सोसाइटी के ऐसे जो लोग हैं जो हाशिए पर हैं, जिनको आज मतलब एक वातावरण, क्योंकि आप ये देखेंगे कि पिछले साल जो भागादौड़ जो हुई, अब उससे बचने के लिए आज एक ऐसा समय है जो हम तैयारी कर सकते हैं राज्य, कि हमें ये करना चाहिए कि हर कॉलोनी में, हर क्षेत्र में पूरे प्रशासन को पता है कि कहाँ किस तरह की आबादी रह रही है। उसके लिए वैक्सीनेशन का मतलब जो कार्यक्रम है, कई बार ये होता है मेडिकल में चलाया जा रहा है, उनको जानकारी नहीं होती। आसपास कॉलोनियों में वो जो आंगनवाड़ी जो सेंटर्स है वहां पर भी ये वैक्सीनेशन का और इसकी जो जांच का है ये भी कार्यक्रम होना चाहिए। और मैं ये समझता हूँ कि इस दौर में, इस मौके के ऊपर हमने कुछ तो जोखिम उठा के
है, हमने जरूर मतलब ना उन लोगों के लिए आगे जरूर आना चाहिए जिनको आने वाले दिनों में राशन की जरूरत होने वाली है, जिनकी रोजी रोटी बुरी तरीके से प्रभावित हुई है, और जिनके लिए जो स्वास्थ्य की जरूरतें हैं वो आज हमारी जरूरत बनी हुई है। तो मैं ये समझता हूँ हम और सब आप मिलके एक ये कुछ जोखिम निश्चित तौर पर आएंगे, लेकिन उनको पार करते हुए हमें ये जो बचाने का जो है आज ये जो बीड़ा है, लोगों को मतलब एक हौसला देने का जो है, वो मुझे ये लगता है कि वो सबसे ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल सही। ये हौसला आपके अंदर, खुद के अंदर, या आपके जो स्टूडेंट्स हैं, वॉलंटियर्स हैं, उनके अंदर कहाँ से आता है? ये प्रेरणा कहाँ से आती है? सर मैं सच बताऊं तो ये है कि हम जिस तरह का काम कर रहे हैं, मतलब 100 से 120 के करीब विद्यार्थी हैं, और वो विद्यार्थियों की पृष्ठभूमि ये है कि वो जो भी झोपड़ियों में रहते हैं, एक एक कमरे में रहते हैं, उनकी जो स्थिति है वो सामाजिक आर्थिक रूप से काफी पीड़ादायक जो स्थितियां उनमें रह रहे हैं, वो हमें ये लगता है कि हर दिन हर कदम के ऊपर हमें, यदि हम ये सोच के चलें कि हम अपने से बाहर देखें दुनिया में और अपने आसपास, तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो, हम तो कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, हमारे से भी बहुत बड़े बड़े जो काम कर रहे हैं, अपने जान जोखिम में डाल के जो काम कर रहे हैं, हमें उन लोगों से और बहुत ही प्रेरणा मिलती है। ये समाज के इतने प्रतिष्ठित लोग जब आगे आके ये कहते हैं कि चिंता मत करो, हम आपके साथ हैं, तो हमें ये लगता है कि ये जो एप्रिसिएशन है ये हमारे अंदर आगे की राह बना देती है। और हमें ये भी लगता है कि यदि ईमानदारी से और सही प्रयास करते हुए, नेक रास्ते पे चलते हुए, बेहतर दिशा अपनाते हुए और लोगों को जन सहयोग के बल के ऊपर, मुझे ये लगता है कि कुछ चीजें मतलब बेहतर होती जाती हैं, और कुछ चीजें आपको वो जो डर जो होता है उसकी जो बेड़ियां उसको तोड़ने में भी मदद करती हैं। जब आप लोगों में जाते हैं, उनके हालात देखते हैं, उनके लिए पानी का प्रबंध नहीं है, उनका चूल्हा नहीं जल रहा है, तो आपको ये लगेगा कि यार अरे इंसानियत जो है वो बहुत बड़ी चीज है। यदि ये लोग नहीं बचेंगे तो इस समाज का जो ये जो ढांचा है ये चरमरा जाएगा। तो आज जो जरूरत है वो हमने एक दूसरे से प्रेरित होकर, एक दूसरे से प्रेरणा लेके, समाज के बेहतर मूल्यों से संचालित होके, मुझे ये लगता है कि जिस तरह का काम हम करते रहे 15-16 साल से, उसमें हमें मतलब ना कुछ चीजों के उस जोखिमपूर्ण जो स्थितियों से, जो खासतौर पर मध्यम वर्ग या उच्च मध्यम वर्ग के भीतर होता है, उससे तो हम मतलब मैं समझता हूँ कि उससे हम जरूर बाहर निकले हैं और हम निकल पड़ते हैं। और उसमें ये सही बात है कि उसमें सावधानी भी जरूरी है, उसमें सारी चीजें जरूरी हैं, लेकिन उसमें उन लोगों की जान बचाई जानी भी जरूरी है, उन लोगों की मदद की जानी भी जरूरी है जो हमारी जीवन जितना ही कीमती उनका जीवन भी है, हम ऐसा मानते हैं। आप बहुत लोगों तक पहुंच रहे हैं, बहुत लोगों की मदद कर पा रहे हैं, बहुत लोग आप तक पहुंच पा रहे हैं, लेकिन अभी भी आपके आसपास के कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जिनको अभी भी मदद की जरूरत हो, लेकिन वो आप तक नहीं पहुंच पा रहे या आप उन तक नहीं पहुंच पा रहे। तो ऐसे में अगर किसी को आपकी सहायता की जरूरत हो तो वो कहाँ संपर्क करें, आपसे कहाँ मिले? देखिए अविनाश जी, हमने अपनी फेसबुक पोस्ट के ऊपर दवाई और राशन के बारे में हमने लिखा हुआ है कि कोई भी परिवार, जरूरतमंद परिवार जिसकी दिहाड़ी बंद हो गई है, जिसके पास जरूरी राशन जो दाल चावल चीनी चाय पत्ती है, ये आटा, इसकी कोई भी कमी है, तो कृपा करके सेक्टर 5 के फायर स्टेशन के पीछे गांधी स्कूल में संपर्क करें। मैं वहीं रहता हूँ अविनाश जी, और हमने पैकेट बना के रखे हुए हैं, और जिस भाई को जो जरूरत है, जिस परिवार को जरूरत है, उसको राशन मिलेगा। इसके साथ साथ जो दवाई की अपनी वो दिखा के जो जरूरत है, मान लो कि हमारे पास नहीं है तो हम उसको खरीदवा कर देंगे, हम उसको मतलब आप जैसे जो भले नेक इंसान है
उनसे मिलके देंगे। और हमारे को भी मतलब जरूरत है कि यदि आने वाले दिनों में ये जो संख्या है, क्योंकि 120 विद्यार्थी है, हमने पिछली बार 1450 परिवारों को 1450 परिवारों को हर चौथे दिन राशन मुहैया करवाया था। और अभी एक ये शुरुआत हुई है, तो जाहिर है कि ऐसे अनेक जो भले लोग हैं, जो नेक दिल इंसान हैं, उनकी भी हमें भी जरूरत पड़ेगी। और हम भी ये कहते हैं कि तमाम जरूरतमंद जो परिवार और जो आज आपके माध्यम से जो ये सुन रहे हैं, मेरा नंबर हमने डाल रखा है, जो है 94-162-67-986। मेरा नंबर है 94-162-67-986। किसी भी हमारे भाई को, बहन को, गरीब को, गुरबे को और मध्यम वर्ग को है, किसी को, वंचितों को, हाशिए के लोगों को, जो ही मतलब हमें फोन मिलेगा, हम जो भी हमारा सामर्थ्य है, जो हमारे पास सामान उपलब्ध, वो लेके उसके घर की तरफ हो लेंगे 5 मिनट में। ऐसा मैं ये आपको आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से हमारी पुरजोर कोशिश रहेगी, जो हम उपलब्ध करवा सकते हैं उसके घर तक ये जरूर मदद पहुंचे। और ये आप लोगों की सहयोग से ही संभव हो सकता है, और ये जो संभव हो रहा है ये भी आप सब लोगों के सहयोग से ही संभव हो पा रहा है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया नरेश जी। मुझे लगता है कि हमारी ये जो बातचीत है, आपने जितने भी पक्ष रखे हैं, जो भी बातें आपने कही हैं, उससे जो हमारे दर्शक हैं वो भी मोटिवेट होंगे कि समाज में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वतः स्फूर्त तरीके से जब भी कोई संकट देखते हैं समाज पे तो उठ खड़े होते हैं, और उनकी मदद के लिए भी बहुत सारे लोग आ जाते हैं। तो हम सबको भी इस कारवां में शामिल होना है, क्योंकि ये बड़ी बड़ी जब संकट समाज पे आते हैं, महामारी आती है, तो जो सरकारी प्रयास हैं वो बहुत छोटे पड़ जाते हैं और जो व्यवस्थाएं हैं वो डगमगा जाती हैं।